नमस्कार। आज के भौतिक विज्ञान शिक्षण में मैं दौलत सिंह गुसाई, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय भौतिकी भाग 1 अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व पर चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के बिंदु हैं चुंबकीय क्षेत्र में गति, विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सावर्ट नियम। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले चर्चा का जो बिंदु है चुंबकीय क्षेत्र में गति। हमने इससे पूर्व कक्षा में हमने देखा कि जब कोई चालक में जो उपस्थित आवेश है, आवेश जब गतिमान होता है चुंबकीय क्षेत्र में तो वो एक बल का अनुभव करता है जिसको हमने लॉरेंज बल कहा था। जब वो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पर लगने वाला जो कुल बल था वो लॉरेंज बल, और एक F बराबर जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है आवेश Q पर, वो हमने बताया था F बराबर Q V क्रॉस B। तो यहाँ पे हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है और ये चुंबकीय क्षेत्र B दिखाया गया कागज के तल के लंबवत। क्रॉस का मतलब है कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश जब गतिमान होगा तो उस पर लगने वाला बल वो हमें पता है कि लॉरेंज बल हो जाएगा F बराबर Q V V। तो वहां पे हम देखें अगर लंबवत चल रहा है तो थीटा का मान 90 ले लेंगे। यहाँ पर हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर की गति पर विचार करेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र में जो है आवेशित कण जो है गति कर रहा है तो उसका पथ किस तरीके से होगा। पहले उस स्थिति पर विचार कीजिए जिसमें वेग भी चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है। तो यहाँ पे जो है हम उस स्थिति पे चर्चा करेंगे जहां पर जो है वेग जो आवेशित कण है, जो आवेश है वो जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, यानी V और B एक दूसरे के लंबवत होंगे। इसीलिए यहाँ पे हमने जो है क्रॉस का चिन्ह दिखाया है ताकि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाए, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर हो जाए। और जो आवेशित कण है ये यहाँ पर जो प्लस Q आवेश दिख रहा है, ये Q आवेश चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से गति कर रहा है। इधर की तरफ जो है V वेग दिखा रखा है, तो ये जो है V वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है और ये जो है कागज के तल के लंबवत जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो यानी जो है इन दोनों के बीच थीटा का जो V क्रॉस B होगा यहाँ पे, तो वो देखेंगे आप जो है यहाँ पे इनके बीच का जो एंगल हो रहा होगा, कोण बन रहा होगा, 90 अंश बन रहा होगा। लंबवत बल हमने बताया था Q V क्रॉस B। ये जो बल लगेगा इस पे जो लंबवत बल लगेगा जिसको हमने लॉरेंज बल भी कहा था, तो उस पे अभी चुंबकीय बल होगा हमारे पास F बराबर Q V क्रॉस B। अभिकेंद्र बल की भांति कार्य करता है। तो जब ये जो है लंबवत गति करेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है V वेग से गति कर रहा है। बल की दिशा को हम देखें दक्षिणावर्त नियम से, तो बल जो है इस पे जो है किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो इस पर जो है बल ऊपर की ओर लग रहा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर देखेंगे जो बल ऊपर की ओर लगेगा, लेकिन जो है इसकी जो वेग है वो आगे की तरफ है। तो ये जो है हल्का सा जो है यहाँ पर से इधर की तरफ को मुड़ेगा और आगे जाके फिर इसकी जो दिशा होगी, तो यहाँ पर आप प्रत्येक स्थिति में देखेंगे इसका जो पथ होगा, ये जो है वेग होगा वो स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा वेग होगा जिसकी वजह से जो है हमेशा जो है एक केंद्र की ओर एक बल लग रहा होगा जिसको हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्र बल। इससे पूर्व कक्षा में 11 में आपने जो है इसमें जो है चर्चा की है कि जो केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसको अभिकेंद्र बल कहते हैं और r त्रिज्या का पथ होता है, तो उस पर अभिकेंद्र बल का मान कितना होता है उसको भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वर्तुल गति उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सर्कुलर मोशन इसको हम कह सकते हैं, वृत्तीय गति भी हम इसको कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में जो गति करता पिंड यदि V का कोई अवयव है तो V के अनुदिश तो यह अवयव अपवर्तित रहता है। तो जो हमारे पास V का अगर कोई अवयव होगा, अगर हमारे पास जो है हम कहें कि जो एक आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ना गति करते हुए थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है, तिरछा प्रवेश करता है, तो तिरछा प्रवेश करेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पर हमारे पास ये जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे x y और z डायरेक्शन दिखा रखी है। तो x दिशा में हमारे पास जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और जो कण है वो y दिशा में नहीं चल रहा है। अगर y दिशा में चलता तो लंबवत हो जाता। ये जो है थीटा कोण बनाते हुए यहाँ पे आप देख रहे होंगे V वेग से गति कर रहा है यहाँ पे कण, तो V वेग से गति कर रहा है। तो इसको हम जो इसके अवयव घटक होंगे, एक हो जाएगा हमारे पास V समांतर और एक हो जाएगा V लंबवत। तो V समांतर का मतलब यानी जो है इसका एक घटक जो है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो जाएगा और दूसरा जो घटक होगा वो जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। तो जो अनुदिश घटक होगा उसके द्वारा तो अवयव क्या रहेगा, अपवर्तित रहेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में जो थीटा का मान 0 हो जाएगा तो वहां पे साइन 0 का मान यानी इस पर कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन क्षेत्र के जो लंबवत गति कर रहा होगा तो उसको जो है क्या करेगा, जो उसके अनुदिश होगा वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं करेगा। तो ये हमने बताया कि जो समांतर होगा चुंबकीय क्षेत्र के आवेश गति करने वाला अवयव वो जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उस पर केवल लंबवत घटक पर जो है चुंबकीय प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखें जो B के लंबवत किसी तल में गति करता है
पहले की भांति वर्तुल गति है, जिससे यह अवयव कुंडली गति उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी के लंबवत किसी तल में जो गति होगी वो पहले की भांति वर्तुल गति होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो गति होगी जिसमें ये अवयव कुंडलिनी गति करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे कि इसका जो लंबवत घटक है वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो समांतर घटक है वो भी पैरेलल हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के जो है इधर की तरफ तो कोई बल नहीं लग रहा, तो इस पे जो है इधर की तरफ जो है, क्योंकि जो है बल कोई नहीं लगेगा, समांतर कोई बल नहीं लगता, केवल लंबवत घटक में बल लगेगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसका जो ये जो भी वेग था इसका जो है लंबवत घटक के कारण जो है क्या हो जाएगा, इसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि उसकी जो गति होगी वर्तुल गति हो जाएगी। लेकिन यह जो है अवयव, लेकिन क्या हो रहा है, ये जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, अक्ष दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। तो इसका जो पथ होगा उसको, इसकी जो गति होगी उसको हम कुंडलिनी गति कहते हैं। सर्पिलाकार, सर्प के आकार का, जिस कुंडली के आकार का, तो कुंडलिनी के आकार में जो है इसका पथ होगा और ये जो है एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। ये कब होगा पथ इसका, जब वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए यानी तिरछा प्रवेश करता है। अब इस समय जो है लंबवत प्रवेश नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमने दो घटकों में बांटा उसको, समांतर और लंबवत में। यदि किसी कण का वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है तथा उस कण पर एक बल mv²/r, हमें पता है कि जो उस पर बल लगेगा अभिकेंद्र बल लगेगा, और ये जो है mv²/r वृत्त के केंद्र की ओर, किधर की ओर लगेगा ये अभिकेंद्र बल, केंद्र की ओर, तथा पथ के लंबवत कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसी को हमने कहा था अभिकेंद्र बल। तो यहाँ पे हमारे पास जो जब वो आवेश गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो उस पर केंद्र की ओर एक बल लगेगा, जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो। तो प्रत्येक स्थिति में तो इसका जो पथ हो जाएगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है गति करेगा। ये जो हमारे पास होगा वामावर्त दिशा में, अगर हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसकी दिशा हो जाएगी दक्षिणावर्त। तो वो भी हम दक्षिणावर्त नियम से हम देखें तो उसकी दिशा हो जाएगी दक्षिणावर्त। तो इस पे जो है एक बल लगेगा जिसको हमने बोला था अभिकेंद्र बल, और उसका मान होगा mv²/r। r जहां क्या है, इसके वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, और v क्या है, उसका जो है ये जो वेग है, जिस वेग से वो गति कर रहा है, स्पर्शीय वेग हो जाएगा ये, और f m क्या है, उस कण का द्रव्यमान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा m। तो वो जो है आवेशित कण जो भी है उसका जो है द्रव्यमान m हो जाएगा। तो वो हमारा अभिकेंद्र बल का सूत्र mv²/r आ जाएगा। यदि वेग भी चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत है, अभी हम जो बात कर रहे थे कि जो है यदि v जो वेग है v के क्या है, यदि वेग जो है v चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत है, तो चुंबकीय बल लगेगा v तथा चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत होता है तथा अभिकेंद्र बल की भांति ही व्यवहार करेगा। इसका परिमाण क्या हो जाएगा, q v×b। तो ये जो अभिकेंद्र बल जो है मिल रहा है, तो वो जो है किसकी वजह से मिला, उस पर जो लॉरेंट बल हमारे पास जो F बराबर हमारे पास हो रहा है q v×b। तो ये जो बल लग रहा है, तो यहाँ पे इसको अगर हमारे पास लंबवत लग रहा है तो हम इसको जो है q v भी लिख लेंगे। तो साइन हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, sin 91 हो जाएगा। तो sin 91 होगा तो q v भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है q v भी इसका मान आ जाएगा। तो यही बल, ये जो बल लग रहा है, ये इसके परिमाणी किसके बराबर हो जाएगा, अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा। दोनों अभिकेंद्र बल के व्यंजकों को समीकरण के रूप में लिखने पर, अब हमने बताया कि जो अभिकेंद्र बल है वो जो उसको बल लग रहा है F बराबर q v भी उसके बराबर हो जाएगा। तो हम इन दोनों को समीकरणों को लिखेंगे। जो हमारे पास था अभिकेंद्र बल mv²/r और इसका मान था q v v। तो यहाँ पे आप लिखेंगे mv²/r बराबर q v v। तो r बराबर हो जाएगा mv/q v, r बराबर हो जाएगा mv/q v। तो यहाँ पे आप देख लोगे जो है v से एक पावर है यहाँ पे जो है कट जाएगी, इसकी एक पावर यहाँ काटोगे तो ये mv बचेगा और r अपनी जगह पे रहेगा। तो q mv/q v, r उधर चला जाएगा तो r बराबर हो जाएगा mv/q v। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो mv है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, संवेग। mv क्या है, संवेग। इसको हम क्या कहते हैं, संवेग। जितना अधिक संवेग होगा उतनी अधिक निर्मित वृत्त की त्रिज्या होगी तथा निर्मित वृत्त भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप देख लेंगे सीधे सीधे जो संवेग है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, यानी उसका जो वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। तो यानी mv यानी संवेग बढ़ेगा तो r का मान बढ़ेगा, यानी वो वृत्त उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो है v बराबर हो जाएगा ओमेगा r। तो ये हमारे पास जो रेखीय वेग और कोणीय वेग में हमने संबंध कक्षा 11 में चर्चा की है इस पे। तो v बराबर हो जाएगा r ओमेगा या v बराबर ओमेगा r। ओमेगा कोणीय आवर्ती यहाँ पे ओमेगा है, तो यहाँ पे हम देखें इसको हम ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई न्यू।
ये जो है न्यू क्या होती है, आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति है। तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा बराबर जो है 2 पाई न्यू बराबर क्यू बी अपॉन एम। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा इसका मान, क्यू बी अपॉन एम। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है ओमेगा का मान है, तो 2 भी हमारे पास ये जो है ये हमारे पास आ गया। न्यू का मान क्या होता है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। तो कोणीय आवर्ती ओमेगा वेग अथवा ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। तो ये जो ओमेगा है ये जो है किस पर निर्भर नहीं करती, उसकी वेग और ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पे न्यू घूर्णन की आवर्ती है, ये जो घूमने की जो आवर्ती है उसकी न्यू है, और न्यू के ऊर्जा पर निर्भर न करने का साइक्लोट्रॉन की डिजाइन में एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। तो साइक्लोट्रॉन में जो है इसका प्रयोग जो है आवर्ती पर निर्भर, जो ऊर्जा पर निर्भर न करना, तो वहां पे हमारे पास जो है साइक्लोट्रॉन में इसका उपयोग किया जाता है। तो वहां पे जो है ये उस पर निर्भर करता है। तो ओमेगा का मान यहाँ पे जो आता है, ओमेगा बराबर क्यू बी अपॉन एम, 2 पाई न्यू से। तो एक चक्कर में जो चली गई दूरी है वो हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन टी। तो वहाँ पे 2 पाई आर का मान रखोगे तो इस टी यहाँ पे जो है इसका मान हो जाएगा क्यू बी अपॉन एम। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ओमेगा का मान आता है। एक परिक्रमा पूरी करने में जो लगा समय जिसको हम आवर्तकाल कहते हैं, टी, कैपिटल टी से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पे हमने जो है टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, इस पे कक्षा 11 में हमने इसमें चर्चा की है। तो टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, बराबर इसका मान हो जाएगा 1 अपॉन न्यू। जो आवर्तकाल होता है वो आवर्ती का व्युत्क्रम होता है। तो टी बराबर 1 अपॉन न्यू की जो आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, और इसका जो है प्रति सेकंड, आवर्तकाल का मात्रक प्रति सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने वर्तुल गति के जो हमने बताया था, कुंडलिनी जो गति करता है वो तिरछे में जो प्रवेश करता है, यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वेग का कोई अवयव जिसको हम v समांतर द्वारा निर्दिष्ट करते हैं, यहाँ पे v पैरेलल, यहाँ पे जो है 2 लाइनें खींची तो इसका मतलब क्या है, v पैरेलल। यहाँ पे जो है जो समांतर घटक हमने लिया था उसका कण का पथ कुंडलिनी सर्पिलाकार जैसा होगा। जैसे हमने पहले भी चर्चा की, यहाँ पे तो v जो समांतर हो जाएगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका पथ कैसा हो जाएगा, कुंडलिनी सर्पिलाकार जैसा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो उसका संवेग आएगा p बराबर v समांतर इंटू आवर्तकाल t से हम इंटू कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो t का मान अगर हमने रखा तो 2 पाई, समांतर का चिन्ह ऐसे रहेगा v समांतर, और अपॉन में q v। तो यहाँ पे हमने जो है t का मान जो हमने रखा था उसका मान रखा था हमने 2 पाई m अपॉन q v। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पाई m और ये जो v पैरेलल ऐसे रहेगा, t का मान हमने रख दिया तो 2 पाई m v पैरेलल अपॉन q v। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये जो है इस कण का संवेग आ जाएगा। गति की वृत्तीय अवयव की त्रिज्या को कुंडलिनी की त्रिज्या कहते हैं। तो जो इसकी अवयव की जो त्रिज्या होगी, क्योंकि जो है चक्कर जिस तरीके से लगाएगा तो उसमें चूड़ी अंतराल बनते जाएंगे, उसको हम जो है चूड़ी अंतराल कहते हैं। तो उसका जो पथ होगा वो वृत्ताकार ही होगा। तो इसका जो वृत्तीय अवयव की जो त्रिज्या होगी उसी को हम क्या कहेंगे, कुंडलिनी की त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद हम जो अगला चर्चा के बिंदु है, विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा बायो सावर्ट का नियम। इसी के अंतर्गत हम बायो सावर्ट का नियम हम पढ़ते हैं। तो बायो सावर्ट का नियम क्या है, और चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा अवयव के बारे में। तो एक जो है एलिमेंट जो हम धारा अवयव किसको कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक चालक तार हमने लिया है एक्स वाई, ये चालक तार है एक्स वाई, और इसमें जो धारा की दिशा वो एक्स से वाई की ओर प्रवाहित हो रही है। जो धारा की दिशा है इसमें एक्स से वाई की ओर प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर हमने एक सूक्ष्म अवयव, यहाँ पर आप जो है एक सूक्ष्म अवयव डी एल, एक छोटा सा जो अवयव लिया है इस चालक तार में वो लिया है डी एल। तो ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, आई डी एल, ये जो हो जाएगा विद्युत धारा अवयव हो जाएगा यहाँ पे आई डी एल। तो यहाँ पर जो है इसमें कितनी धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, तो आई डी एल क्या हो जाएगा, विद्युत धारा अवयव। तो इस विद्युत धारा अवयव से आर दूरी पर एक बिंदु हमने पी लिया है, जहां पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। वही क्षेत्र जो हमारे पास चुंबकीय अवयव धारा अवयव के कारण एक हमें पी बिंदु पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र, और उसको हमने दिखा रखा है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है क्रॉस क्यों आया, क्रॉस मतलब क्या हो जाएगा, कागज की तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र। और डीबी हमने दिखा रखा है, तो डीबी का मतलब क्यों है, डीबी का मतलब हो जाएगा क्षेत्रफल होगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र एक छोटे से अवयव के कारण है, तो इसलिए हमने डीबी से हमने इसको प्रदर्शित किया है। ये डेल बी से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सूक्ष्म अवयव के कारण है, पूरे चालक के लिए हम तब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अब हम विद्युत धारा तथा उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। यह संबंध बायो सावर्ट नियम द्वारा प्राप्त होता है। बायो सावर्ट नियम के अनुसार तो जो चुंबकीय क्षेत्र
जो डीबी जो प्राप्त हो रहा है वो जो है विद्युत धारा आई लंबाई अवयव डीएल के अनुक्रमानुपाती होगा, तथा आर बीच की दूरी की जो उनके बीच की दूरी है, ये वाली जो आर हमने ली है, पी बिंदु की जो दूरी है आर ली है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो गहरे काले अक्षरों में जो आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा होगा आर, तो वो जो हमारे पास होगा वेक्टर आर होगा। तो यहाँ पे जो वेक्टर आर का जो मान होता है, जो यहाँ पे आप जो है एकांक सदिश आर का जो मान होता है, ये जो है परिणामी सदिश आर, उसका जो है परिणाम आर हो जाता है। ये जो है वेक्टर आर अपॉन परिणामी आर। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम इसका परिणामी आर करेंगे तो इसलिए जो है आर क्यूब हो गया, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो ये जो है डीवी जो हमारे पास प्रोपोर्शनल आ रहा है आईडीएल इंटू आर आ रहा है वेक्टर आर और अपॉन में आर क्यूब है, वेक्टर रूप में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पे जो नियतांक आया वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आया, आई डी एल इंटू वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। इस क्षेत्र की दिशा दक्षिणस्थ पेच नियम द्वारा डीएल तथा आर के तलों के लंबवत होगी। तो ये जो है डीएल और आर, ये जो है हमारे पास एक तल है, जैसे बोर्ड एक तल है, इस तल पे हमारे पास तार है और जो है आर भी इसी तल पे है, तो इसकी जो दिशा होगी दोनों के लंबवत होगी, यानी जो है लंबवत, इसीलिए जो यहाँ पे क्या दिखा रखा है क्रॉस। तो ये जो है इसकी जो दिशा हो जाएगी इस तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी दक्षिणास्थ नियम से। आप देखेंगे तो हमने जो है इसको लंबाई क्षेत्र जो लंबाई अवयव लिया उसमें रखें धारा अवयव में, और आर की दिशा में अगर हम रखें तो इसकी जो हमारी उंगलियां घूम रही होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे तो तलों के लंबवत होगी। यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ये एक नियतांक है। इस क्षेत्र का जो परिमाण हो जाएगा डीबी का जो हम परिमाण निकालेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो आई डीएल जो हमने क्रॉस आर किया था, तो क्रॉस आर को हम क्या लिख लेंगे, आई डी एल साइन थीटा। हमारे पास एकांक सदिश है, वो एकांक सदिश का मान हो जाता, तो यहाँ पे आई डी एल साइन थीटा, तो इसका जो परिमाण आएगा वो हो जाएगा डीवी परिमाण बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा क्या है, उसके बीच का कोण आ जाएगा। तो वो जो है डीएल अल्प अवयव और जो हमने क्षेत्र पर जो हमारे पास विद्युत धारा अवयव लिया और जो बिंदु पी है उनके बीच का जो कोण है वो थीटा होगा, तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो मान होता है ये होता है 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसका मात्रक जो है टेस्ला मीटर पर एम्पियर मात्रक होता है इसका, 10 की पावर -7 होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। राशि म्यू नॉट को मुक्त आकाश या निर्वात की चुंबकशीलता नियतांक कहते हैं, इसी को हम चुंबकशीलता नियतांक कहते हैं। म्यू नॉट जैसे वहां एप्सिलॉन नॉट हम विद्युतशीलता का नियतांक कहते हैं, यहाँ पे जो है म्यू नॉट क्या हो जाएगा, चुंबकशीलता का नियतांक हो जाएगा। मुक्त दिक् स्थान में विद्युतशीलता, मुक्त दिक् स्थान की चुंबकशीलता के निर्वात में प्रकाश के वेग में एक रोचक संबंध आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने विद्युतशीलता की हमने बात की उसको हमने एप्सिलॉन नॉट से, चुंबकशीलता की बात करी उसको हमने म्यू नॉट से, इनमें एक रोचक संबंध आता है प्रकाश के वेग के साथ, यानी प्रकाश का वेग c है, तो उसी को हम देखेंगे क्या आता है इसमें। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट जब हम करेंगे इनका मान, एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पे हमारे पास और म्यू नॉट करेंगे तो इसको हम क्या लिख लेंगे 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख लिया हमने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 4 पाई का ऊपर भी गुणा किया, नीचे हमने भाग कर दिया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आप देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता था कि 9 गुणा के 10 की घात 9 होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान है 10 की पावर -7। इन दोनों से आप देखेंगे हल करेंगे तो 10 की पावर ये जो है यहाँ पे जो है 9, इसको जो है नीचे 10 की पावर -7 को नीचे लाओगे तो प्लस में जाएगी, और ये हो जाएगा 9 और 7 16 हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 की पावर 16, और इसको जो है क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर 8 का स्क्वायर 16, तो 1 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, यानी ये इसका मान आ रहा है 1 अपॉन c स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश की चाल है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन c स्क्वायर। तो ये एक रोचक संबंध जो है एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में आता है। तो इसी के हिसाब से जो हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगे आएंगी तो वहां पे हमारे पास जो है चुंबकशीलता और विद्युतशीलता का जो संबंध है वो प्रकाश के वेग से संबंध आता है, इसीलिए जो प्रकाश है उनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, और वो भी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे भी प्रकाश के वेग से ही आगे बढ़ती है। हम अगले अध्याय में इनमें चर्चा करेंगे। अब हमारे पास जो चर्चा का बिंदु है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, इसकी अक्ष पर हमने चुंबकीय क्षेत्र देखना है। एक हमारे पास पास ले लिया हमने, रिंग ले लिया, वलय ले लिया,
और इस पास के जो है हमारे पास इसकी अक्ष पर, इसको केंद्र हमारे पास O है और इसकी जो त्रिज्या है वो R है। तो वृत्ताकार पास में स्थायी विद्युत धारा I प्रवाहित होते हुए दर्शाई गई है। तो इसमें जो है धारा की जो दिशा इस तरीके से हमारे पास, यहाँ पे आप देखोगे I की दिशा ये हमारे प्रदर्शित है। और इसमें हमने जो है क्या करना है, छोटे छोटे अवयव ले लेना है। डीएल यहाँ पे लिया, एक डीएल हमने नीचे ले लिया। इस तरीके से पूरी कुंडली को छोटे छोटे अवयव में हमने, रेखीय अवयव में हमने विभाजित कर लेना है। तो डीएल पे हम देखेंगे, डीएल के द्वारा अगर हमारे पास बिंदु पी को अगर मिला है हमारे, तो हमारे पास जो हमने एक्स पर हमने जो बिंदु लिया है पी, उसकी जो केंद्र ओ से जो दूरी है वो एक्स दूरी है। तो पास को मूल बिंदु पर एक्स वाई तल में स्थित दर्शाया गया है। एक्स वाई तल यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास है इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास है, पास को जो मूल बिंदु, यहाँ पे अगर हम इसको जो है एक्स लें, इसको वाई लें, इसको जेड लें, तो यहाँ पे जैसे हम खड़े तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला जो तल है वो हमारा एक्स वाई तल है। तो ये एक्स वाई तल पर जो हमने क्या लिया है, इसको जो है इस कुंडली को दर्शाया है तथा पास की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। मान लीजिए बिंदु पी पास के केंद्र से एक्स दूरी पर स्थित है। ये जो हम कह रहे हैं इसकी अक्ष से, उसके सेंटर से जो है एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बायो सावर्ट नियम से के अनुसार हम ज्ञात करते हैं। तो उसी के अनुसार बायो सावर्ट का नियम लगेगा। एक छोटा सा अवयव डीएल लिया हमने और उसके कारण हम जो है यहाँ पर डीवी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो डीवी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर अपॉन आर क्यू। तो इसका जो परिमाण है dl इंटू आर, तो ये आर वेक्टर में हमारे पास है, सदिश रूप में है। तो इसका हम परिमाण निकालेंगे तो ये जो हमारा एकांक सदिश में बचेगा, तो ये जो है आर से हमारे पास ये फिर से कट जाएगा वेक्टर आर। तो वेक्टर आर बराबर हमारे पास आर आएगा, तो उससे आर कटेगा तो आर स्क्वायर में ही आ जाएगा। तो इस ये हमने जो है बायो सावर्ट के नियम में हमने इसमें चर्चा की, तो ये वहां पर ये सूत्र हमारा निकला था। तो अब आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाली जो दूरी हमारी कैपिटल आर है, ये हमारे पास x है, और ये वाली जो दूरी हमारी r है। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण क्या है इसमें r है, और लंब क्या है इसमें r कैपिटल R है, आधार क्या है x। तो आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो इसलिए r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। साथ ही पास का कोई भी अवयव इस अवयव से अक्षीय बिंदु विस्थापन सदिश के लंबवत होगा। तो इसका जो हमने अवयव लिया, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो अवयव होगा हमेशा जो है विस्थापन सदिश के लंबवत होगा। तो ये जो है डीवी परपेंडिकुलर जो आ रहा है वेक्टर डीवी परपेंडिकुलर, तो इसकी जो दिशा हम देखेंगे तो इसकी जो दिशा हो जाएगी इधर की तरफ होगी डीवी। ये हमारे पास जो डीवी होगा तो इसका जो लंबवत घटा हो जाएगा हमारे पास डीवी परपेंडिकुलर होगा, इधर की तरफ हो जाएगा डीवी एक्स। तो ये जो हमारे पास जो डीवी है इसको हमने दो घटकों में बांटा, एक ऊपर की तरफ और एक इसी दिशा में एक्स की दिशा में। तो एक्स की दिशा में डीवी एक्स हो जाएगा और लंबवत जो घटक हो जाएगा डीवी परपेंडिकुलर से हमने उसको दिखाया है। तो डीएल इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा आर डी एल। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्योंकि लंबवत है तो ये कितना हो जाएगा आर डी एल हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा। इस प्रकार डीवी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में हमारे पास देखेंगे आर स्क्वायर का मान हमने यहाँ पे क्या रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी हमने देखा था कि क्योंकि हमारे पास आर स्क्वायर बराबर आया था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने जो इसका मान रख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमारे पास जो मान था वो हमने आर स्क्वायर का मान रखा। यह डीएल तथा आर द्वारा बने तल के लंबवत है। यहाँ पे आप देखोगे डीएल और आर के द्वारा जो तल बना हुआ है उसके जो लंबवत होगा, इसका लंबवत होगा, इसका मान डीवी का मान इसके जो लंबवत होगा, इसका एक एक्स अक्ष अवयव डीबी एक्स तथा एक्स अक्ष के लंबवत अवयव डीवी परपेंडिकुलर लंबवत है। यहाँ पे हमने जो इस तरीके से बताया था, इसका जो एक अवयव ये जो है हमारा जो होगा ये इसके तल के लंबवत होगा। यहाँ पे आप देखें तो डीवी एक्स इधर की दिशा में डीवी एक्स और ऊपर की तरफ हमने डीवी लंबवत का चिन्ह हमारे पास परपेंडिकुलर का, ये जो हमारे पास है डीवी और इसके नीचे हमने जो इस तरीके का चिन्ह लगाया, इसका मतलब क्या है ये लंबवत घटक है इसका परपेंडिकुलर। जब एक्स अक्ष के लंबवत अवयव को संयोजित करते हैं तो निरस्त हो जाते हैं, तो वो जो है क्या हो जाएंगे निरस्त हो जाते हैं तथा हमें शून्य परिणाम प्राप्त होता है। तो जो हमारे लंबवत अवयव होंगे वो हमेशा क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि जो है हमारा जो है क्या हो जाएगा ये जो है अवयव लंबवत होगा तो ये हमेशा जो है क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे। केवल हमारे पास जो बचेगा वो कौन सा बचेगा डीवी
एक्स। इसका जो होगा केवल हमारा जो उसकी दिशा में जो घटक होगा वही घटक होगा। बाकी इसको जो है जब आप इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखोगे इसके द्वारा निकालोगे तो ये सारे के सारे जो लंबवत घटक है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को प्रत्येक कुंडली के प्रत्येक यहाँ पे आप डीएल डीएल लेंगे तो उन सब के द्वारा जो लंबवत अवयव होंगे वो निरस्त हो जाएंगे। केवल जो उसके समांतर यानी जो उसी की दिशा में चुंबकीय जो हमारे अक्ष की दिशा में वही अवयव जुड़ पाएंगे। तो इस प्रकार केवल एक्स अवयव ही बच पाता है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। एक्स एक्स की दिशा में केवल सारे के सारे जो डी बी एक्स होंगे वो सारे के सारे एक्स दिशा में होंगे। एक्स दिशा के अनुदिश नेट योगदान पास के ऊपर डी बी एक्स बराबर हो जाएगा डी बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डी बी एक्स का मान जो है इसका जो घटक होगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला कोण थीटा है, यहाँ पे आपने तो ये वाला कोण थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है इधर की तरफ वाला घटक हो जाएगा हमारे पास डी बी एक्स कॉस थीटा। तो थीटा वाली दिशा में हमारे पास जो घटक हो जाता है वो हो जाएगा डी बी एक्स कॉस थीटा। ऊपर वाला घटक हो जाएगा डी बी साइन थीटा परपेंडिकुलर वाला। तो ये डी बी साइन तो निरस्त हो जा रहे हैं, केवल डी बी कॉस थीटा वाला जो है बचेगा और वही हमारे क्या हो जाएंगे को समाकलित करके हम प्राप्त किया जा सकता है। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पे हमारे पास जो कॉस थीटा आएगा इसको भी हमें बदलना है। तो कॉस थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन जो है अंडर रूट में आना था इसने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे अंडर रूट की जगह कितना लिख दिया, वर्गमूल की जगह 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारे जो है हमारे पास है इसके लिए आर हो जाएगा और जो कर्ण है वो हमारे पास अंडर रूट आर की जगह जो है क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो डी बी एक्स बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो हमने जो है कॉस थीटा का मान जब हमने रखा तो यहाँ पे हमारे पास जो है म्यू नॉट अपॉन आई डी एल और यहाँ पे हमारे पास 4 पाई और आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। समस्त पास में डीएल अवयवों का संकलन 2 पाई आर प्राप्त होता है जो पास की परिधि है। तो अगर हम जो है डीएल डीएल सभी अवयवों को जोड़ेंगे, उस पास के सभी अवयवों को जोड़ेंगे तो हमें जो परिधि निकलेगी वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। तो यहाँ पे डीएल का हम जो है जब हम समीकरण करेंगे जो है अब इसका योग करेंगे तो ये सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 पाई आर आएगा। तो बी बराबर हो जाएगा बी एक्स आई कैप, क्योंकि हमारे पास जो घटक है वो आई दिशा में आ रहा है, यानी एक्स दिशा में है, तो उधर की तरफ जो एकांक सदिश लेते हैं हम आई कैप लेते हैं। तो बी एक्स का मान हमारे पास हमने जो है क्या किया, म्यू नॉट आई अपॉन आई इंटू आर स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2 और आई कैप। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बी एक्स का मान हमने जो है यहाँ पे रखा, तो बी एक्स का मान हमारे पास जब हम इसका करेंगे समेशन करेंगे तो यहाँ पे जो है ये जो डीएल का जो हो जाएगा ये 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 पाई आर से 2 पाई से 4 पाई जो है 2 टाइम्स कट जाएगा, तो आर की जगह आर स्क्वायर हो गया, इसलिए म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप। इसके बाद उपरोक्त परिमाण के एक विशेष स्थिति के रूप में हम पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके जो है केंद्र पर इसी तरीके से अगर हम जैसे जैसे इसके पास आते रहेंगे एक्स पर यहाँ पे जो है निर्भर कर रहा है इसका मान, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अगर हम निकालें और एक स्थिति ऐसे है जब हम इसके केंद्र पर आ जाए, तो इसके केंद्र पर जब हम आएंगे तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे जैसे जैसे हम पास आएंगे तो एक्स का मान 0 होगा, तो हमें तब प्राप्त होगा बी नॉट बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आई। और ये जो है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, यानी जो है वृत्ताकार जो बंद पास वृत्ताकार पास है कुंडली है उसके जो है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, और आई एकांक सदिश क्या बताता है, एक्स दिशा में होगा। तो इसके केंद्र पर जो है ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना आ जाएगा, क्योंकि हमने जो है एक्स बराबर क्या रख देना उस समीकरण में 0 रख देंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक अन्य दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम द्वारा भी हम प्राप्त करते हैं। तो वहां पे हमारे पास होता है दाएं हाथ के नियम से अगर हम देखें तो उसका जो है चित्र इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो ये हमने जो है क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये पास है, हमारे पास जिस दिशा में धारा बह रही है और इस पास की दिशा में हम क्या करेंगे, अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा अंगूठे की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा होगा, यानी बल रेखाएं जो होंगी इस तरीके से जो हमारे पास होंगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा होगा। तो ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहलाता है। इस नियम से भी आप जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं एक वृत्ताकार लूप के लिए या वृत्ताकार पास के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाला, उसके केंद्र पर निकाला, उसके अक्ष पर निकाला। पहले हमने उसके अक्ष पर ज्ञात किया, फिर उसके बाद केंद्र पर कब निकाला, केंद्र पर एक्स का मान 0 रखें।
तो अभी तक हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा करी, देखें कि हम उसमें कितना समझ पाए, जान पाए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान आवेश का पथ कैसा होगा। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो आवेश गति कर रहा है, तो यानी थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो उसका पथ यानी उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और तब जब बल शून्य होगा तो उसका जो पथ होगा सरल रेखा होगा या रिजु रेखीय गति करेगा, बिना बल के। अभी केंद्र बल नहीं लगेगा तो सीधे जो है गति करेगा सरल रेखा में। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत गतिमान आवेश का पथ कैसा होगा। अगर लंबवत गति कर रहा है तो उस पर लॉरेंज बल लगेगा, तो उसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। अभी केंद्र बल का सूत्र क्या है। तो अभी केंद्र बल हमारे पास m जो उसका द्रव्यमान है, जो है r त्रिज्या के पथ पे गति कर रहा है v वेग से, तो उसका सूत्र क्या होगा, mv²/r होगा। तो यहाँ पे हमने अभी तक जिन बिंदुओं पे चर्चा करी, चर्चा के बिंदु में हमारे हैं चुंबकीय क्षेत्र में गति, विद्युत धारा विभव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सावर्ट का नियम, विद्युत धारा वाई वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इन सब बिंदु पर हमने जो है चर्चा करी। चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, अगर हमने अक्ष ले रखी तो उस पर जो लगने वाला केंद्र से जो है उस पर जो है चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, बायो-सावर्ट का नियम हमने इसमें चर्चा की। तो इन सब बिंदु पर हमने चर्चा करी है। के बाद हम देखें कि जो है आप इसमें जो है गृह कार्य आप देखें, बायो-सावर्ट नियम का प्रयोग कर विगत वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करेंगे। जो हमारे विगत वर्षों में जो नीट एग्जाम या जो हमारे पास जेईई मेंस वगैरह में जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो सवाल है बायो-सावर्ट का नियम लगाते हुए, उन सवालों को आप हल करने का प्रयास करेंगे। तो भौतिक विज्ञान शिक्षण में आज हमने इन बिंदुओं पर चर्चा करी। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।